सभी बच्चों को। हम लोग जो हार्मोन्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको 3 हार्मोन्स जो अभी तक बता दिए हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स थे, ग्रोथ प्रोमोटर्स। ठीक है, अब जो चौथा हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABA, एब्सिसिक एसिड, या इसको हम कहते हैं ABA। ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या है? ग्रोथ को कम करता है, रिड्यूस करता है या बैड इफेक्ट डालता है ग्रोथ पे। किसी भी वजह से वो प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, पूरा मैच्योर नहीं होने देता, या फलों को पूरा बनने नहीं देता है, या वक्त से पहले पत्तियों को और फलों को झाड़ देता है, झड़ जाते हैं वो, या पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, या सीड भी जर्मिनेट नहीं कर पाती, मतलब किसी न किसी तरीके से ग्रोथ को रोकता है। इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। नाम है एब्सिसिक एसिड। अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। तो डिस्कवरी जो थी, इसकी खोज, इस हार्मोन की जो खोज है वो 1965 में अलग अलग जगह पे, 3 जगह पे हुई, अलग अलग स्थान पे, विश्व के अलग अलग स्थान पे। 1965 में ही 3 साइंटिस्ट के ग्रुप्स ने, जो साइंटिस्ट मैंने बताए हैं, जो मेन साइंटिस्ट है उनके साथ उनके कोवर्कर्स भी होते हैं, उनका ग्रुप होता है, तीनों साइंटिस्ट के ग्रुप ने अलग अलग जगह पे इसकी डिस्कवरी की। वो कुछ ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे थे, केमिकल की खोज कर रहे थे, जो या तो पत्तियों को और फलों को जल्दी से झाड़ देता है, झड़ जाते हैं, एब्सिसन हो जाता है, या फिर डॉर्मेंसी होती है, यानी प्लांट्स के अंदर बड डॉर्मेंसी है या सीड डॉर्मेंसी है। तो ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इनके पीछे वजह का कारण है? तो ये 3 अलग अलग जगह पे इसकी डिस्कवरी हुई। सबसे पहले मैं एक नाम जो बताऊंगी वो है फ्रेडरिक टी एडिकॉट का। ये कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे और ये क्या रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कॉटन, यानी जो कॉटन होती है, कपास होते हैं, उसके फल में एब्सिजन करता है। एब्सिजन का मतलब है कॉटन का जो फल है, कपास का जो फल है, वो जल्दी टूट करके गिर जाता है, झड़ जाता है। फल जब भी जल्दी टूट के गिरेगा तो जो है वो उसमें जो भी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं पूरी हो पाती है, वक्त से पहले ये फल टूट करके गिर जाता है। तो ऐसे कंपाउंड की जब वो खोज करना चाह रहे थे कि किस वजह से ये होता है, तो उन्होंने केमिकल की खोज करी उन्होंने, और ये पता किया कि ये जो केमिकल है पर्टिकुलरली वो एब्सिजन करता है। तो उन्होंने इसका नाम दिया एब्सिजन 1। क्या नाम दिया? एब्सिजन 1। साथ में उनको एक और, ये एक्टिव कंपाउंड था, और एक एक्टिव कंपाउंड मिला जो इससे ज़्यादा एक्टिव था। किसमें? एब्सिजन करने में, यानी झाड़ने में। किसके? फ्रूट के झड़ने में। तो उस ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया एब्सिजन 2। ये एब्सिजन 2 को बाद में एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना गया। ABA एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना गया। दूसरा जो ग्रुप था, आगे मैं आपको बताती हूँ, सेकंड जो ग्रुप था वो था फिलिप W. वेरिंग का। फिलिप W. वेरिंग का ये दूसरा ग्रुप था। फिलिप W. वेरिंग का ग्रुप स्टडी कर रहा था वेल्स में। कहाँ पे स्टडी कर रहा था? ये वेल्स में स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। और किस पे अध्ययन कर रहा था? कि कुछ वुडी प्लांट्स के अंदर डॉर्मेंसी रहती है। वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं, सुप्त रहते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। कौन सा कंपाउंड है जो वुडी प्लांट्स के अंदर डॉर्मेंसी करता है? तो उन्होंने पाया, एक कंपाउंड निकाला और उसको उन्होंने नाम दिया डॉर्मिन। क्या नाम दिया? डॉर्मिन। ये डॉर्मिन भी बाद में पता चला कि सेम एब्सिसिक एसिड ही है। ये जो डॉर्मिन जो नाम दिया वो उन्हें बाद में पता चला ये भी वही कंपाउंड है जो फ्रेडरिक ने बताया था। ABA सेम कंपाउंड है, वही ABA एब्सिजन कर रहा था, वही ABA क्या कर रहा है? डॉर्मेंसी कर रहा है। इन्होंने नाम दिया था उसको डॉर्मिन। ठीक है। तीसरा ग्रुप जो काम कर रहा था खोज के ऊपर, मैं 1965 में ही, 19 किस में बताया आपको, जो कि मैंने बताया था आपको कि तीनों ग्रुप 1965 में अलग अलग जगह पे काम करके खोज कर रहे थे इस हार्मोन की, जो एब्सिजन करता है या डॉर्मेंसी करता है। तो जो थर्ड ग्रुप था ये सबसे पहले काम कर रहा था न्यूजीलैंड में, और उनका जो हेड थे वो थे RFM वैन स्टीवेनिक और इनके साथी
RFM वैन स्टीवेनिक और इनके जो साथी थे, ये मिल करके सारे न्यूजीलैंड में काम कर रहे थे और फिर इन्होंने अपनी रिसर्च को इंग्लैंड में जाके कंटिन्यू किया। न्यूजीलैंड से फिर इंग्लैंड गए। ये किसकी खोज कर रहे थे? एक प्लांट होता है येलो ल्यूपाइन, प्लांट होता है येलो ल्यूपाइन। इसके अंदर जो फ्रूट और फ्लावर्स हैं वो झड़ जाते हैं, जल्दी झड़ रहे थे। तो फ्लावर्स एंड फ्रूट जो झड़ रहे थे येलो ल्यूपाइन में, यानी एब्सिजन जिसका हो रहा था, वो किस कंपाउंड की वजह से एब्सिजन हो रहा था? तो उन्होंने जब उस कंपाउंड को आइसोलेट किया तो उन्होंने उसको नाम दिया ल्यूपाइन। क्या नाम दिया? ल्यूपाइन। लेकिन बाद में चूँकि ये सब 1965 में हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ, सबने अपने अपने नाम दिया। एक ने एब्सिजन 2 दिया था, एक ने डॉर्मिन नाम दिया था और इन्होंने ल्यूपाइन नाम दिया था। तो लेकिन बाद में जब ये जो कंपाउंड जो निकला एब्सिजन 2, डॉर्मिन या ल्यूपाइन, इनका जब पूरा स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, केमिकल नेचर स्टडी किया गया, तो पता चला कि वो तो सेम है, एक ही कंपाउंड है, जिसको फिर फाइनली नाम दे दिया गया ABA यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ही डॉर्मिन है, एब्सिसिक एसिड ही एब्सिजन 2 है और यही ल्यूपिन है। यानी ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है जो एब्सिजन भी करता है, डॉर्मेंसी भी करता है, सेनेसेंस भी करता है। यही एक कंपाउंड है जो एक ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अब इस हार्मोन, फाइटो हार्मोन की मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। मॉसेस जो कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइट्स में सभी नहीं, मॉसेस में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में ये हार्मोन पाया जाता है। किस किस में? मॉसेस में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में ये हार्मोन पाया जाता है। थाइलोफाइटा में, जिसमें एल्गी, फंजाई और लिवरवर्ट्स, ब्रायोफाइट्स के लिवरवर्ट्स आते हैं, उनमें ये हार्मोन नहीं पाया जाता है। और जिनमें पाया जाता है उसमें निर्माण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में ये हार्मोन बनता है। ठीक है, सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस होती है। स्ट्रक्चर देखें तो ये एक सेक्स ट्वी टर्पीन का स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है सेक्स ट्वी टर्पीन का स्ट्रक्चर है। ये 2,6 एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें केवल एक रिंग है, ये बेंजीन रिंग, बाकी साइड चेन है। ये इसका सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इस हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया है कि इनहिबिटर है तो ग्रोथ को कम ही करता है किसी न किसी वजह से। अब ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये कैसे काम करता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में? सबसे पहले बड एंड सीड डॉर्मेंसी, इसका मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। बड एंड सीड डॉर्मेंसी, बड जो फ्लावर में परिवर्तित हो जाती है, वो बड अगर डॉर्मेंट रहेगी तो वो पुष्प नहीं बनेगा। इसी तरीके से सीड अगर डॉर्मेंट रहेगी, सुप्त रहेगी, तो सीड उगेगी नहीं। तो मेन कारण जो है बड और सीड डॉर्मेंसी का वो है एब्सिसिक एसिड। जब सीड और बड की जो अवस्था होती है उसमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बाहर से इथाइलिन या ऑक्सीजन डाल देते हैं या पानी देते हैं या बॉईल करते हैं सीड को या उसके स्किन को रिमूव कर देते हैं, तो एब्सिसिक एसिड इनमें से निकल के लीच आउट होकर ज़मीन में चली जाती है। और जब एब्सिसिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो बड और सीड जो है वो ग्रो करने लग जाती है। जब तक उसकी मात्रा कम नहीं होती तब तक बड और सीड ग्रो नहीं करेगी। तो फिर इसमें एब्सिसिक एसिड क्या कर रही है? बड और सीड में डॉर्मेंसी करती है। दूसरा है एब्सिजन एंड सेनेसेंस। एब्सिजन का मतलब मैंने बता दिया था, झड़ना, पत्तियों का झड़ना या फ्रूट का झड़ना। ये मैं पहले ही बता चुकी, जो डिस्कवरी आपकी बताई थी वो एब्सिजन के आधार पर ही की गई थी। तो ये क्लियर कट है कि एब्सिसिक एसिड क्या करती है? एब्सिजन करती है, यानी वक्त से पहले पत्तियों को, फ्रूट्स को झाड़ देती है प्लांट से। इसीलिए इसका नाम एब्सिसिक एसिड पड़ा है, एब्सिजन की वजह से। सेनेसेंस की बात करें तो सेनेसेंस का मतलब है क्लोरोफिल टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, प्रोटीन्स टूट जाती है, न्यूक्लिक एसिड्स टूट जाती है। यानी जिस ऑर्गन में भी सेनेसेंस हो रही है वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ जाएगा तो उसके अंदर फंक्शन नहीं होगा किसका? फोटोसिंथेसिस का। और प्रोटीन्स जो ऑलरेडी होंगी वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो ये जो सेनेसेंस का जो इसका रोल है वो बहुत सारी लीव्स में देखा गया है कि पत्तियों में सेनेसेंस करता है एब्सिसिक एसिड।
लेकिन अगर हम रिवर्स कर देते हैं साइटोकाइनिन दे करके, साइटोकाइनिन दे दें तो जहाँ पे सेनेसेंस हो रहा था वो सेनेसेंस रुक जाएगा या डिले हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपके पिछले साइटोकाइनिन की क्लास में भी बताया था। तीसरा रोल है रिस्पॉन्स टू जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब है नीचे की तरफ ग्रो करना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, ग्रेविटी की दिशा में नीचे की तरफ ग्रो करना। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि जो जड़ है, रूट है, वो नीचे की तरफ जाता है, जबकि शूट है वो ऊपर की तरफ जाता है, उगता है, शूट ऊपर की तरफ उगता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और जबकि रूट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी नीचे की तरफ जाता है। तो क्यों जाता है रूट नीचे की तरफ? जो रूट कैप होती है, रूट का अग्र भाग होता है रूट कैप, उसमें से एब्सिसिक एसिड निकलती है। ये एब्सिसिक एसिड इस तरीके से ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाती है। ये रूट के अभी तो रूट ऐसा ही है, सीधा ग्रो कर रहा है, यानी सरफेस के लेयर में है, कुछ समय तक ऐसा ग्रो करेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से एब्सिसिक एसिड कहाँ आ गई? नीचे आ गई। जिस पोर्शन में एब्सिसिक एसिड आ गई उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी, ऊपर के पोर्शन में एब्सिसिक एसिड नहीं है तो ये ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए एक ही पार्ट है जिसमें नीचे की तरफ ग्रोथ कम हो रही है, ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी और नीचे की कम होगी, तो इसको नीचे वाले पोर्शन से जुड़े रहने के लिए ऊपर वाला पोर्शन नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, नीचे की तरफ ग्रोथ कम हो रही है, और ये जुड़ा हुआ पोर्शन है तो वो अपने आप नीचे की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है इस पोर्शन में और इसमें कम है। और ये कम किसकी वजह से है? यहाँ पे एब्सिसिक एसिड आ गई है। तो एब्सिसिक एसिड एक तरीके से क्या कर रही है? रूट को ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ ले जा रही है। ये कहा गया है, हालांकि इसके अंदर श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि रूट कैप में एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट होती है और वो नीचे की तरफ आ जाती है ग्रेविटी की वजह से, और जिस तरफ आती है उस तरफ ग्रोथ कम हो जाती है और ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिससे रूट नीचे की तरफ टर्न होता चला जाता है और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ चलता चला जाता है। अगला जो रोल मैं आपको बता रही हूँ एब्सिसिक एसिड का, वो है स्टोमेटल क्लोजिंग में। रंध्र जो है ABA की वजह से बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? जो एब्सिसिक एसिड है, जब मैंने आपको ट्रांसपीरेशन पढ़ाया था तो याद करिए ट्रांसपीरेशन में कि ये जो गार्ड सेल्स हैं, जब वो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उनके अंदर वाटर बढ़ जाता है, वाटर अपटेक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्लाज्मोलिसिस नहीं, क्या होती है उसके अंदर? एंडोस्मोसिस होती है। बाहर की तरफ से पानी अंदर जाता है, किसके अंदर? गार्ड सेल्स में। कब जाता है? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब उसके अंदर पानी बढ़ जाता है तो जो गार्ड सेल्स है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। और इसका कारण जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का जो मैंने बहुत सारी मैकेनिज्म बताई थी, उसमें बताया था पोटेशियम आयन अपटेक थ्योरी बताई थी। पोटेशियम आयंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर बाहर से अंदर आते हैं। पोटेशियम आयंस के अंदर आने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और पानी भी अंदर आता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करती है? गार्ड सेल्स के द्वारा पोटेशियम आयंस के अपटेक को रोक देती है। एब्सिसिक एसिड रेस्ट्रिक्ट्स द अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस बाय गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पोटेशियम आयंस को अंदर नहीं ले पाते। किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। जब पोटेशियम आयंस अंदर नहीं आएंगे तो कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स का नहीं बढ़ेगा। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो उसके अंदर पानी की एंट्री भी नहीं होगी, जिससे गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड, चिपक जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरा है वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस का मतलब है पानी की कमी पड़ना या सूखा हो जाना। जब भी प्लांट को पानी की कमी हो जाती है या सूखा पड़ जाता है तो उस वक्त प्लांट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी पानी की कमी होती है पौधों को या सूखा पड़ जाता है तो उस वक्त प्लांट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड ABA की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ABA कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एब्सिसिक एसिड बन रही है। जब पानी वानी आपको सामान्य तरीके से पौधे को मिलता रहता है तो वो एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहती है। और क्लोरोप्लास्ट के बाहर क्या है? एक मेम्ब्रेन है।
वो मेम्ब्रेन उस एब्सिसिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट से बाहर नहीं निकलने देती है और एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बंद रहती है। कब? जब सामान्य अवस्था होती है, पानी की मात्रा मिलती रहती है प्लांट्स को। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है और एब्सिसिक एसिड निकल के उसमें से बाहर आ जाती है। किसमें से? क्लोरोप्लास्ट में से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब पानी की कमी हो जाएगी या सूखा पड़ जाएगा, तो उस वक्त एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और वहाँ से निकलते हुए वो गार्ड सेल्स तक भी पहुँच जाती है और फिर वहाँ जाके गार्ड सेल्स में से क्या करेगी? पोटेशियम को अंदर नहीं लेने देगी और गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और आदान प्रदान गैसेस का सबका बंद हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एब्सिसिक एसिड वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव हो जाती है, निकल के बाहर आ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में बंद थी वो निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है, और स्टोमेटा के गार्ड सेल्स तक पहुंच जाती है और फिर उनको क्लोज कर देती है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका जो चौथा हार्मोन था, ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड। थैंक यू वेरी मच।